तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्लॉकचेन। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि ब्लॉकचेन क्या होती है। बट ब्लॉकचेन क्या है, इसे समझने से पहले हमें यह जानना चाहोगा जान पड़ेगा कि ब्लॉकचेन का आइडिया बेसिकली आया कहाँ से। तो बेसिकली ब्लॉकचेन का आइडिया आया था टूबर्ट हर्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा के रिसर्च पेपर से, जो कि इन्होंने 1991 में पब्लिश किया था कि किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट में हम डिजिटली उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे, आज हम बेसिकली जो बात करेंगे कुछ बेसिक्स पे, जो हमारे की फीचर्स होंगे यहाँ पे बात करने के लिए कि ब्लॉकचेन क्या होती है, की फीचर्स क्या हैं उसके, कुछ हेजिंग एल्गोरिदम के बारे में हम बात करेंगे, इम्यूटेबल लेजर क्या होता है, पी टू पी नेटवर्क क्या होता है, सेंट्रलाइज नेटवर्क के बारे में हम समझेंगे, ब्लॉकचेन माइनिंग प्रोसेस क्या होती है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन क्या होती हैं, और ब्लॉकचेन ट्रिलेमा क्या है, और उसके फीचर्स ब्लॉकचेन के क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो बेसिकली आज इस टॉपिक को कवर करने का उद्देश्य ये है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको पता हो, कि आज यदि हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में काम कर रहे हैं तो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब होता क्या है। कभी भी आप किसी के सामने कुछ बात करते हैं तो यदि कोई टर्म्स आता है तो डेफिनेटली लोग आपसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमें इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज हम यदि स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, तो आप देखेंगे सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था। आज हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो बेसिकली ब्लॉकचेन और बिटकॉइन दोनों अलग हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम समझेंगे कि बेसिकली ब्लॉकचेन क्या होता है। तो व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन बेसिकली इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर होता है जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को यदि मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो, या फिर कोई भी आपसे पूछे कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या, तो आपको इसे बेसिकली यही बताना होगा कि ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है। एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्यूटेबल है, साथ ही वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट भी होती है। अब हम एक एक वर्ड का मतलब क्या है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके घर के पास एक शॉप होगी, और आप उस शॉप से यदि आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप उस शॉप में गए, और वहां पे आपने दी फॉर एग्जांपल आटा। आपने वहां पे आटा उधार लिया। आटा उधार लेने के लिए आप गए कहाँ पे? शॉपकीपर से आपने आटे को उधार लिया। और उधार लेने के बाद शॉपकीपर ने क्या किया, उसकी एंट्री एक लेजर में कर दी। अब समझते हैं, मान लीजिए आपने 500 रुपए का आटा लिया, और आटा लेने के बाद आपने उसे उधार ले लिया, तो उसने क्या किया, शॉपकीपर ने उसकी एंट्री कहाँ पे कर ली, एक पर्टिकुलर लेजर पे कर दी, एक पर्टिकुलर डेट पे, कि इस तारीख को आपने वहां से आटा लिया था। अब आपने सोचा कि अगले मंथ मैं जाके उसे पेमेंट कर दूंगा। अब दुकानदार ने क्या किया यहाँ पे, उसने इस लेजर को टेम्पर कर दिया, मतलब जो 500 रुपए का जो आटा था उसको वहां पे उसने 600 रुपए वहां पे उसने डाल दिया। तो ये हो गया कि नॉर्मली जो होता है एक लेजर में एंट्री में। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है? तो ब्लॉकचेन में यदि आप देखेंगे, तो ब्लॉकचेन में हमारी लेजर बुक जो होती है, अब वो कहाँ पे हो जाती है, ब्लॉक उसकी जगह पे आ जाता है। अब ब्लॉक और लेजर में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्लॉक या लेजर में, कि यह ब्लॉक एक बार डेटा यदि इसमें फीड हो जाता है, तो ब्लॉकचेन में यदि फीड हो गया कोई भी डेटा, तो वह मिटा नहीं सकते, मतलब उसमें हम कुछ भी तरह से हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो इसे कहा जाता है इम्यूटेबल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरुआत में कि इम्यूटेबल है ये। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखें कोई भी डेटा यदि आपने यहाँ पे डाला, तो वो आपका यहाँ पे जाके सेफ हो गया, आप उसे एडिट नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, मीन्स इम्यूटेबल हो गया। तो आपको वर्ड का मतलब समझ में आया लेजर में कि ये इम्यूटेबल होता है। देन उसके बाद यदि हम आगे यदि यहाँ पे आए, तो यदि कितना अच्छा होता यदि यहाँ पे कि हम मान लेते कि कोई भी शॉपकीपर है, यदि यदि 500 रुपए से 600 रुपए यदि वो कर देता है इसको, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ब्लॉक, यहाँ पे आप देखेंगे कि आज हमने 500 रुपए का आटा लिया, और उस केस में क्या हुआ, शॉपकीपर ने उसे यहाँ पे क्या है, ब्लॉक में एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद यदि
यदि ऐसा होता हमें यहाँ पे कि हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता मोबाइल पे कि हमारा यदि कोई डेटा मैनिपुलेशन हुआ है, तो उसका हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता। तो उस केस में हम क्या करते कि हम वहाँ पे शॉपकीपर के पास जाते और उससे बोलते कि आपने यहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन किया हुआ है, राइट, या आपने 600 रुपये गलत यहाँ पे चढ़ा लिया। अब एडवांटेज क्या होता है ब्लॉकचेन में, यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि फॉर एग्जांपल आपने आटा लिया और आटा को शॉपकीपर ने क्या किया, एक ब्लॉक में यहाँ पे आपकी एंट्री कर दी। अब वो एक ब्लॉक में एंट्री ना होके जो ब्लॉकचेन में होता है वो डेटा आपका आप देखेंगे, वो आपका डेटा यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स में आके आपकी एंट्री हो जाता है। ठीक है। मीन्स यदि यहाँ पे देखेंगे कि पहला ब्लॉक जो है आपका यहाँ पे 500 रुपए का आपने आटा लिया, उससे क्या एक ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ, और वो एक ब्लॉक जो था वो दूसरे ब्लॉक से जाके जुड़ गया, और इस तरह से उस पर एक नेटवर्क बन गया। और जैसे ही कुछ टाइम बाद सारी एंट्री जो होती है सारे जो ब्लॉक है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अब ट्रांसफर होने से यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो पूरी तरह से आपका यहाँ पे हर एक ब्लॉक्स में जाके सेव हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि आपका जो डेटा था वो इम्यूटेबल तो था, साथ ही साथ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब वो हर एक नोट्स में जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चाहे ए है, बी, सी, डी, ई, हर एक ब्लॉक में जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसे हम कहाँ पे, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स आप यहाँ पे डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सारे कंप्यूटर में जाके डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में यहाँ पे क्या आया है कि यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा डेटा जो हुआ एक तो इम्यूटेबल हो गया और साथ ही साथ में ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। देन फिर आप यदि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे होता क्या है कायदे से, पहले क्या होता था, जो आपका डेटा था वो एक लेजर में एंट्री होता था, यहाँ पे हर एक लेजर में आपके एंट्री होता था। बट ब्लॉकचेन में आने से क्या हुआ, वही लेजर का डेटा आपका हर एक ब्लॉक में जाके यहाँ पे आपके सेव हो गया। तो इसे यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा डेटा यहाँ पे कहला जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। देन फिर आगे यदि हम यहाँ पे समझें, यदि यहाँ पे कि डेटा को यदि हम देखें कि डेटा हमारा इम्यूटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, डिसेंट्रलाइज है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जाके, तो आपका जो डेटा था वो डेटा ना सिर्फ यहाँ था, यहाँ भी सेफ हो गया, इसमें भी सेफ हो गया, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, वहां पे किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हो सकता था। तो की फीचर की यदि हम बात करें तो देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी जो होती है इम्यूटेबल होती है, जो कि मैंने भी आपको बताया, ट्रांसपेरेंट होती है, सिक्योर होती है, मतलब यदि एक डेटा में कोई चेंजेस करता है तो बाकी डेटा उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया किस तरह से डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और डिसेंट्रलाइज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि डेटा आपका एक ब्लॉक में सेव ना हो कि आपके ये मल्टीपल सर्वर में जाके सेव होता है, जो ये बताता है कि आपका डेटा सेंट्रलाइज ना हो कि एक डिसेंट्रलाइज आपका यहाँ पे डेटा आपका तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इसके की फीचर को समझा, इम्यूटेबल क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, सिक्योर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर क्या होता है, और डिसेंट्रलाइज क्या हो जाता है। देन फिर आगे हम बात करते हैं, कई बार आपको सुनने को आता है कि हैशिंग एल्गोरिदम, कि हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे, हैशिंग एल्गोरिदम P2P नेटवर्क में। तो आपको समझ में, तो यदि यहाँ पे यदि हम देखें तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फीचर्स इसके क्या होते हैं आपके ब्लॉकचेन के। अब आगे यदि हैशिंग एल्गोरिदम की यदि हम यहाँ पे बात करें, तो हैशिंग एल्गोरिदम हम समझते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक के थ्रू। यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो ब्लॉक होता है आपका, ये ब्लॉक किससे मिलकर बना हुआ होता है, ब्लॉक में सीरियल नंबर होता है, उसका डेटा होता है, मतलब जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो डेटा यहाँ पे आता है, साथ ही साथ में प्रीवियस हैश यहाँ पे दिखाई देता है। यदि डेटा, यदि आपका नया ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, पहला ब्लॉक है, तो वहां पे आप देखेंगे आपका प्रीवियस हैश यहाँ पे 00 आता है। साथ ही साथ में एक हैजिंग हैश नंबर आता है। हैश नंबर बेसिकली क्या होता है, जो आपको बताता है जो इस ब्लॉक का जो डेटा है वो एक हैश नंबर के थ्रू यूनिक होता है। और ये जो हैश नंबर जो होता है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, एक एल्गोरिदम रन होती है SHA-256 एल्गोरिदम की, जो आप यहाँ पे देखेंगे, इसका एक कोड जनरेट होता है, इस टाइप का कोड, जो ये कोड जो होता है आप देखेंगे ये बेसिकली 64 कैरेक्टर का होता है। और हर एक कैरेक्टर आप देखेंगे तो 4 बिट्स होते हैं, टोटल मिला के अपन देखेंगे
256 में यहाँ पे जो बिट्स होती है उसमें डेटा आपका आके आपका जो हैजिंग एल्गोरिथम का कोड डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट होता है। मींस आपने यदि कोई आटा आटा आपने बाय किया, उसकी एंट्री आपकी ब्लॉक में हुई, तो वो जाके आपकी जो भी एंट्री थी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में इस एल्गोरिदम के थ्रू यहाँ पे जाके वो आपका सेव हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे एक ब्लॉक आपका क्रिएट हो जाता है। देन जब दूसरा ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होता है हैजिंग एल्गोरिदम में, तो इस केस में क्या होता है कि ब्लॉक नंबर 2 जो होता है, वहां पे जो इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ब्लॉक आपका शो होता है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला ब्लॉक का हैश नंबर क्या था, ये था। तो दूसरा प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश नंबर यहाँ पे आपको सो जाता है। और इसके साथ में आपका ये तीसरा जो आपका यहाँ पे होता है नया एक वापस हैश कोड क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हैजिंग एल्गोरिदम जो होती है, हैजिंग होता है वो क्या बताता है कि किस तरह से मल्टीपल ब्लॉक आप पे क्रिएट होते हैं। मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट होने के साथ में किस तरह से आपका जो डेटा होता है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके आके हैजिंग एल्गोरिदम के थ्रू में इस तरह से डेटा यहाँ पे आके सिक्योर होता है। तो ये बेसिकली कहलाता है आपका हैजिंग एल्गोरिदम। देन आगे हम यदि बात करें यहाँ पे इम्यूटेबल लेजर की, कि यह क्या होता है, तो इसके यदि हम समझेंगे यहाँ पे इम्यूटेबल लेजर की टर्मिनोलॉजी को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यह कि इम्यूटेबल लेजर होता क्या है। क्यों कहते हैं कि ब्लॉकचेन में डेटा हमारा इम्यूटेबल होता है। एक बार जो हमने एक बार जो भी डेटा यहाँ पे एंट्री कर दिया वो चेंज नहीं हो सकता। तो आइए इसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे A B C D और E ब्लॉक हैं, जहां पे हमारा डेटा सेफ है। मतलब जो डेटा ए में है वही डाटा आपका बी ब्लॉक में है, वही सी में है, वही डी में है, और ई एफ में भी आपको सेम डेटा आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे इम्यूटेबल लेजर आपको क्या बताता है, यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे कि यदि मान के चलो कोई हैकर आया और आपके सी ब्लॉक को उसने जाके यहाँ पे आपको हैक कर लिया। अब सी ब्लॉक को हैक करने के बाद क्या हुआ कि जो सिंपल बात है, जो बाकी इंफॉर्मेशन आपके बाकी ब्लॉक्स में भी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो इस केस में क्या होता है कि डी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, एफ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा इस डेटा का, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका हैक हो गया है। तो इम्यूटेबल लेजर क्या कहलाता है, इस केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो होता है बाकी ब्लॉक्स होते हैं इसके डेटा को वापस करेक्ट कर देते हैं। मतलब जो डेटा आपका हैक हुआ है, इसमें कुछ मैनिपुलेशन किया गया है, तो ये डेटा इसको ये वापस जो बाकी ब्लॉक्स होते हैं उसको वापस उसे करेक्ट कर देते हैं। और जब डेटा वो करेक्ट हो जाता है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो डेटा है वो इम्यूटेबल हो गया, मतलब उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस होती है आपकी इम्यूटेबल लेजर की, कि किस तरह से हमारा जो डेटा होता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है। देन आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे ही आपने यहाँ पे ये आपका हैक किया, हैक करने के बाद से क्या हुआ, बाकी जो यहाँ के जो नोड थे, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे आप देखेंगे कि बी का जो प्रीवियस हैश है वो ए का आया है, और यहाँ पे सी का जो प्रीवियस है जो बी से मिलके आया है। तो यदि यहाँ पे डेटा आपका हैक होता है तो बाकी जो यहाँ की जो आगे के नोड हैं वो आपके करप्ट हो जाते हैं। करप्ट होने के बाद में जो प्रीवियस नोड होते हैं वो इस डेटा को वापस क्रैक करके इसको इमिटेबल कर देते हैं। मींस यहाँ पे डेटा को वापस रिस्टोर करके रिकवर कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो डेटा होता है वो यहाँ पे इमिटेबल कहलाता है। देन अब जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डेटा इम्यूटेबल है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और आपका डिसेंट्रलाइज है। तो अब बात आती है पी टू पी नेटवर्क की, कि पी टू पी मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे एक नेटवर्क, हर नेटवर्क एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो पी टू पी नेटवर्क में हम बात करते हैं एक तो सेंट्रलाइज नेटवर्क की, और दूसरा हम देखते हैं कि पी टू पी नेटवर्क में क्या आता है। तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे कि आज हम जिस तरह वेब टू के दुनिया में हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका एक सर्वर होता है। फॉर एग्जांपल मान लें ये बैंक है, और बैंक का एक सर्वर होता है। सर्वर के थ्रू क्या होता है, बाकी जो क्लाइंट होते हैं या नेटवर्क जो क्लाइंट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बैंक अकाउंट मान लीजिए आप कि हर एक बैंक अकाउंट इससे कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होता है कि यदि मान के चलो आपको यदि कुछ ट्रांजेक्शन करना है, आप क्लाइंट है यहाँ पे, तो आपने एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर की कहाँ पे की, सर्वर के पास। सर्वर के पास आने के बाद सर्वर ने उस डेटा को फेच किया, और फेच करने के बाद वो आपको वापस रेस्पॉन्ड करता है यहाँ पे।
ठीक है। रेस्पॉन्ड किया मतलब आपको वो डेटा वहां पे मिल गया। तो यहाँ पे जो मेन काम जो होता है इस सेंट्रलाइज नेटवर्क का होता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम आप एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब यदि मान के चलें कि यहाँ पे यदि कोई हैकर आता है और वो आके इस एक सर्वर को ही यदि वो हैक कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा कि बाकी जो भी क्लाइंट होगा उसको डेटा प्रॉपर उसको नहीं मिल पाएगा और उसको वापस रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में यदि सेंट्रलाइज नेटवर्क है तो उसमें सबसे बड़ा इशू अपना ये होता है कि यदि वो एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उस केस में आपका जो पूरा सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है। तो बेसिकली ये कहलाता है आपका सेंट्रलाइज नेटवर्क। अब यदि हम बात करें कि वेब टू में भी हम ब्लॉकचेन में बात कर रहे हैं, जो कि हम बोलते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कि किस तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम से ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पी टू पी नेटवर्क की, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारा जो डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें आप यदि इसको समझें यहाँ पे, तो देखेंगे कि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज नेटवर्क था जिसके थ्रू बाकी क्लाइंट अटैच थे। बट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में क्या होता है कि सारे नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देखेंगे ए से बी भी कनेक्ट है, एफ भी कनेक्ट है और ई भी कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे पी टू पी में एक दूसरे से सभी नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है कि वो हर एक से कनेक्ट हो। देन अब क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ए के पास है वही इंफॉर्मेशन आपको बी के पास मिलेगी, वही इंफॉर्मेशन सी के पास मिलेगी और ई के पास भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज आप मान के चलें आपको यदि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं और आपको यहाँ से कोई डेटा फैच करना है, तो इस केस में आप चाहें तो बी से भी वो डाटा का आपका फैच हो जाएगा, सी से भी फैच हो, ई से भी आपका फैच हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, पी टू पी नेटवर्क आपको ये फैसिलिटी देता है डिस्ट्रीब्यूटेड, कि यहाँ पे आप एक सिंगल सर्वर पे डिपेंड ना करते हुए आप यहाँ पे मल्टीपल आप नोट से या किसी से भी आप डेटा फेच कर सकते हैं। आप देश से किसी कोने में भी हो, यदि ये सर्वर यदि हैक हो जाता है या इसमें कुछ इशू आता है तो वो डेटा आपको बी से भी मिल जाता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो इस तरह से सिक्योर होती है और फास्ट होती है। अब अभी तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि पी टू पी नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है और साथ ही साथ में सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या कहलाता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कई बार बात आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कि माइनिंग प्रोसेस क्या होती है, कि बेसिकली माइनिंग होती क्या है। कई बार यदि हम क्रिप्टो करेंसी के यदि इस फील्ड से नहीं है तो हमें ये समझ में आता है कि माइनिंग क्या होती है, खोदना, खोद के माइन करके कोई चीज निकालना, जो हमको कई बार समझ में आता है। बट बेसिकली जो माइनिंग प्रोसेस होती है वहां पे हमें खुदाई नहीं करनी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे माइनिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है। तो आप देखेंगे आपने कोई एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया, आपने कुछ भी एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया, तो वो ट्रांजेक्शन सबसे पहले क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे एक डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट फॉर्म में क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के थ्रू क्या होता है वो डेटा आपका क्रिप्टोग्राफी के थ्रू वो आपका इनक्रिप्ट किया जाता है। और उस केस में क्या होता है कि जो इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो भी माइनर उसको सॉल्व करता है, तो वहां पे सॉल्व करने के बाद उसको क्या होता है वहां पे एक रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड कब मिलता है उसको, जब बाकी जो माइनर्स होते हैं उस ट्रांजिक्शन को वेरीफाई करते हैं कि जो पहला जिसने इसको वेरीफाई किया था वो प्रॉपर वो करेक्ट है कि नहीं है। यदि करेक्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, एक नया ब्लॉक आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद उसको रिवॉर्ड में क्या होता है, क्रिप्टो कॉइन मिलता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है माइनिंग प्रोसेस, हम देखेंगे इनिशियल दौर पे जो हुआ करती थी बिटकॉइन के केस में होती थी, जो कि आपका एक नया ब्लॉक क्रिएट होता था जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट पे काम करता था। आज के डेट में यदि हम देखें तो प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो ट्रांसफर हो गया है कहाँ पे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे, जहाँ पे स्टेकिंग के थ्रू इन चीजों को वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल शब्दों में समझ में आया होगा कि किस तरह से माइनिंग प्रोसेस या माइनिंग प्रोसेस वर्क करती है और किस तरह से लोगों को नया ब्लॉक क्रिएट होता है, ब्लॉक क्रिएट होने के बाद रिवॉर्ड्स आते हैं। देन फिर आगे हम बात करते हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल की। यदि हम देखें कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
जो कि हमारे डेटा को प्रिवेंट करता है। तो इसमें हम दो दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो होता है आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता है, और दूसरा होता है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ वर्क में यदि हम देखें यहाँ पे, तो प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली क्या होता है, इनिशियल दौर पे बिटकॉइन इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क को यूज किया था, जहाँ पे क्या होता है, एक माइनिंग, यहाँ पे एक माइनिंग के लिए प्रॉपर कंप्यूटेशनल पावर का यूज किया जाता है। माइनर्स होते हैं, माइनर्स जो भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है, और जहां पे उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। अब इस केस में फायदा, इस केस में यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है, हैकर को यदि यहाँ पे यदि कुछ भी वो हैक करता है, तो उसके लिए उसे कंप्यूटर पावर तकरीबन 51% का उसे क्या होता है, वहां पे उसको हैक करना होता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता कि आप यहाँ पे डेटा को हैक कर सको। तो प्रूफ ऑफ वर्क जो काम करता है, वो आपके इस तरह से काम करता है कि डेटा को वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद नया ब्लॉक क्रिएट होता है, अगेंस्ट में उसे क्या मिलता है, एक बिटकॉइन मिलता है या फिर कोई सा भी कॉइन मिलता है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या बोलता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि जो आपकी जो प्रोसेस जो होती थी, आपकी प्रॉपर कंप्यूटेशनल पावर यूज होता था, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी, वहां पे वो कन्वर्ट हो गया एक एक स्टेक पे। स्टेकिंग नॉर्म्स यूज किया जाता है, और स्टेक पे यदि कोई भी नोड उसे वेरीफाई करता है, तो उसके अगेंस्ट में उसे वहां पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये होता है आपका प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। देन आगे यदि हम देखें यहाँ पे कंसेंसस मैकेनिज्म, यदि हम देखें यदि यहाँ पे थोड़ा, तो आप यदि इसको समझे, ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट में होता है कि आज यदि कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, और वो पहले ब्लॉक में यदि यहाँ पे आता है, और पहले ब्लॉक ने उसे क्या किया, इसे वेरीफाई किया, एल्गोरिदम को सॉल्व किया, तो उसने यहाँ पे क्या, इसको जब वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद ए ब्लॉक है, बाकी सारे ब्लॉक्स को क्या करता है, वो एक बार एल्गोरिदम भेजता है, और एल्गोरिदम हर एक ब्लॉक में जाके रन हो जाती है। रन होने के बाद क्या होता है, जो बाकी जो ब्लॉक होते हैं, बाकी बाकी ब्लॉक यदि उस एल्गोरिदम को वेरीफाई कर लेते हैं कि ए ने जो डेटा जो आपका यहाँ पे जो ब्लॉक ऐड किया है, वो डेटा करेक्ट है, करेक्ट होने के बाद बाकी ब्लॉक जब इसे वेरीफाई करते हैं, तो इसके अगेंस्ट में सभी ब्लॉक में एक नया जो ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और क्रिएट होने के बाद उन्हें रिवॉर्ड्स में यहाँ पे क्या मिलता है, उस ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टो रिवॉर्ड्स है, वहां पे जाके मिलता है। तो इस तरह से रिवॉर्ड, एक नया जो क्रिप्टो कॉइन है, जो नया कॉइन है, वो यहाँ पे मिंट होता है। देन फिर आगे हम यदि समझें यहाँ पे कि ब्लॉकचेन के बारे में, यदि हम समझें कि ब्लॉकचेन क्या होती है, तो आप देखेंगे बेसिकली जो ब्लॉकचेन हम देखेंगे यहाँ पे, जो ब्लॉकचेन होती है वो आपकी चार तरह की होती हैं। पहला होता है आपका पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। यदि हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करें, तो पब्लिक ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज और ओपन नेटवर्क होता है, जिसमें कि कोई भी शामिल हो सकता है। यदि आप ट्रांजैक्शन देख सकता है, और कंसेंसस प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर लेता है। अब इसके मेन फीचर क्या होते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन की, ये डिसेंट्रलाइज होता है। मींस कोई भी एक जो एंट्री होती है, वो किसी कंट्रोल में नहीं होती, प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है आपकी। ज्यादातर हम देखेंगे बिटकॉइन ने सबसे पहले इसे पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज किया था, बाद में हम देखेंगे तो इथेरियम, सोलाना और कार्डेनो जैसी ब्लॉकचेन आई, जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे वो काम करते हैं। देन यदि यहाँ प्राइवेट ब्लॉकचेन की हम बात करें, यदि यहाँ पे, तो प्राइवेट ब्लॉकचेन एक क्लोज्ड और परमिशन नेटवर्क होता है। मतलब ये यदि हम यहाँ पे समझे, यदि यहाँ पे कि इसमें कोई, इसमें सिर्फ अथोराइज यूजर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक सेंट्रल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, और इसकी जो परमिशन जो होती है, वो परमिशन तो लेवल पे ये काम करता है। मीन्स ये एक सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, जहां पे परमिशन एक्सेस होता है। और यदि इस ब्लॉकचेन की बात करें, तो इसकी जो स्पीड होती है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही फास्ट होती है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में ज्यादातर बिजनेस और एंटरप्राइजेस में यूज किया जाता है, जहां पे प्राइवेसी और कंट्रोल जरूरी होता है। देन यदि हम बात करें, यदि हम थर्ड ब्लॉकचेन की यदि हम बात करें, तो वो होती है आपकी कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन को यदि हम समझे यहाँ पे, तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एक पार्सली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होती है, जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसमें मल्टीपल ऑथराइज पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, जो कि नेटवर्क को गवर्न करते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी शामिल होते हैं। ये पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का एक हाइब्रिड मॉडल भी आप मान सकते हैं इसको।
तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन बेसिकली एक सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन की जाती है, जिनका एक्सेस लिमिटेड लोगों के पास होता है। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जो आपकी होती है बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपकी यूज होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर इनमें, ये जो ब्लॉकचेन है वो आपकी यूज की जाती है। देन फिर एक ब्लॉकचेन आपकी और होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अब यदि हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन एक कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का, जिसमें दोनों के बेस्ट फीचर इंक्लूड होते हैं। इसमें कुछ डेटा और ट्रांजेक्शन प्राइवेट होता है और कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। तो यदि हमें यहाँ पे पब्लिक, यदि डेटा जो यदि होता है पब्लिकली, यदि हमें यदि देखना, यदि पब्लिकली देखना होता है, तो उस केस में ये पब्लिक ब्लॉकचेन का फीचर आपको दिखाती है और प्राइवेट का भी दिखाती है। तो इस तरह से जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों का। तो यहाँ पे हमने समझा कि टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन कितनी होती हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं। अब यदि हम देखें यहाँ पे कि पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन और हाइब्रिड ब्लॉकचेन में आप देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक ब्लॉकचेन में एक्सेस की यदि मैं बात करूँ, यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक्सेस में यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। जबकि प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये सिर्फ एंट्री के लिए अंडर यूजर ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर रहा है तो वही उस ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकता है। कंसोर्टियम में क्या होता है, कंसोर्टियम में आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑथराइज लोग रहते हैं जो इसे यूज कर सकते हैं। और हाइब्रिड ब्लॉकचेन में दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों इसे एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल लेवल की बात करें थी अपन यहाँ पे, तो पब्लिक ब्लॉकचेन जो आपकी होती है फुल्ली डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब ये 100% डिसेंट्रलाइज होती है। प्राइवेट ब्लॉकचेन फुल्ली सेंट्रलाइज होती है, मीन जिनके पास अथॉरिटी है वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। और जबकि कंसोर्टियम पार्शियली डिसेंट्रलाइज होती है और सिलेक्टिव डिसेंट्रलाइज होती है। सिक्योरिटी लेवल में देखें अपन, पब्लिक ब्लॉकचेन आपको हाई सिक्योरिटी देता है, स्टेटेड सिक्योरिटी आपको प्राइवेट ब्लॉकचेन में मिलती है। और इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत फीचर आपको दिखाई देता है, हाई एंड शेयर एमंग पर्सन शेयर कर सकते हैं। स्पीड, पब्लिक ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या होता है, जो डेटा आपका डिसेंट्रलाइज होता है तो उस केस में जो स्पीड उसकी आप देखेंगे थोड़ा आपको स्लो देखने को मिलेगी। जबकि प्राइवेट ब्लॉकचेन में हम देखेंगे कि वहां पे जो एक्सेस लिमिटेड लोगों के पास होगा तो कंपेरेटिवली उसकी जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी ब्लॉकचेन के कंपेयर में। देन कंसोर्टियम ब्लॉकचेन आपका जो होगा वो आपका फास्टर तो होगा पब्लिक से ज्यादा, पब्लिक ब्लॉकचेन से, बट डिपेंड करेगा कि वहां पे कितनी ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर उससे उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये डिफरेंस होता है पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन में। यदि हम यूज केस की बात करें हम यहाँ पे, तो पब्लिक ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ऐप में यूज होता है। जबकि प्राइवेट ब्लॉकचेन आप देखेंगे एंटरप्राइजेस लेवल पे बैंकिंग सप्लाई चेन में आपकी ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि किस तरह से टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम यदि देखें, यदि यहाँ पे कि ब्लॉकचेन ट्रेलिमा, कई बार आपको देख सुनने को मिलता होगा ब्लॉकचेन ट्रेलिमा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि एक ब्लॉकचेन ट्रेलिमा को यदि हम समझें क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन ट्रेलिमा को यदि हम रिलेट करें तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे डेलिमा होता है। डेलिमा मतलब क्या होता है, आपके पास दो चॉइस होती हैं कि या तो ये या तो ये। तो अब यहाँ पे जो आपका ब्लॉकचेन ट्रेलिमा जो आपका कहलाता है, ब्लॉकचेन ट्रेलिमा बेसिकली क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको कोई भी ब्लॉकचेन यदि होती है तो वहां पे आपको हमेशा चैलेंज देखने को क्या मिलता है कि जो ब्लॉकचेन ट्रेलिमा क्या बोलता है, या तो ब्लॉकचेन हमारी डिसेंट्रलाइज होगी, या तो सिक्योर होगी, या फिर स्केलेबिलिटी होगी। मींस ब्लॉकचेन डिलेमा ये बोलता है कि जो हमारे तीन फीचर है ब्लॉकचेन में, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेबिलिटी, तो कोई भी ब्लॉकचेन होती है वो आपके देखेंगे कि वो दो तरह के जो फीचर्स होते हैं उनको तो वो 100% वो उनको 100% देगा, लेकिन जो तीसरा फीचर होगा उसमें वो कंप्रोमाइज कर लेगा। जैसे यदि हम यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे शुरुआत में बिटकॉइन और इथेरियम यदि आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी जो है आपकी वो 100% होती है। लेकिन स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें यदि यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन हो गया, आपका इथेरियम हो गया, ये लेयर वन में यदि आते हैं, लेयर वन में यदि आते हैं, तो बिटकॉइन इथेरियम फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, जिसमें आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके नोट्स वेरीफाई होते हैं, सिक्योरिटी भी उसकी स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी मेथड और प्रूफ ऑफ वर्क पे ये कॉन्सेंसस मैकेनिज्म पे जो काम करता है। देन फिर इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लेयर वन आपको फैसिलिटी देता तो वो जरूर है डिसेंट्रलाइजेशन की और सिक्योरिटी की, बट स्केलेबिलिटी उसकी वहां पे कंप्रोमाइज उसको करना पड़ जाता है। तो इस तरह से जो ब्लॉकचेन ट्रेलिमा होता है ये बताता है कि कोई भी लेयर है, यदि वो फीचर्स, यदि यदि वो लेयर वन, लेयर टू या लेयर थ्री है, तो यदि वो ट्रेलेमा में से दो फीचर तो आपको 100% देगी, लेकिन जो तीसरा फीचर्स होता है वहां पे उसे कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूं आपकी सिक्योरिटी की और स्केलेबिलिटी की, यदि यहाँ पे हम बात करें, जनरली जो रिपल है वो जो काम करेगा आपका, वो यहाँ पे भी सिक्योरिटी भी देता है, आपका स्केलेबिलिटी भी देता है। तो इस केस में क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन पे जाके उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये कहलाती है हमारी ब्लॉकचेन ट्रेलिमा, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तीन ट्रेलिमा होते हैं उसमें से दो तो आप 100% कर सकते हैं, तीसरे में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। देन फिर आगे यदि हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, कि ब्लॉकचेन के हमारे जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से, लेयर्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे लेयर जीरो, लेयर वन, लेयर टू और लेयर थ्री आपको देखने को मिलती है। बेसिकली देखो दोस्तों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ब्लॉकचेन के बारे में, इसकी बेसिक्स के बारे में, कि ये बेसिक्स यदि आज आप क्रिप्टो करेंसी में यदि आप काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में आप आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक टेक्नोलॉजी होती क्या है। कई बार क्या होता है, हम यदि किसी को इन चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता और हम कहीं हम जाके किसी को कुछ प्लान बताते भी हैं, तो उस केस में क्या होता है, यदि वो जानकार है और वो यदि हमसे इनसे कुछ भी क्वेश्चन कर लेता है, तो उस केस में हम उन्हें आंसर नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। यदि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को इनके बारे में क्लियरिटी दे सकें। तो लेयर जीरो, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री में हम समझे यदि यहाँ पे, तो लेयर जीरो जो बेसिकली होता है, ये आपका एक फाउंडेशनल लेयर होता है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है। ये बेसिकली कोर होता है, जहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क जो होते हैं, इनिशियल लेवल होता है जहाँ पे हार्डवेयर, बाकी जो नेटवर्क होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये एक बेसिक होता है जहाँ पे नेटवर्क और कंप्यूटर आपस में दूसरे कनेक्ट होते हैं। वापस हम देखेंगे, एक होता है आपका लेयर वन। तो लेयर वन बेसिकली हम बात करें तो लेयर वन एक फाउंडेशनल लेयर होती है जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में होता है, और कोर प्रोटोकॉल और कंसेंसस मैकेनिज्म इसमें इंप्लीमेंट होता है। और बेसिकली ये काम कैसा करता है यदि अपन देखेंगे, तो लेयर वन बेसिकली क्या होती है यहाँ पे, कि ट्रांजिक्शन आपके वैलिडेट करना और नए ब्लॉक क्रिएट करना, ये लेयर वन में होता है। और लेयर वन जो आपका काम करता है, वो काम करता है आपका, बेसिकली हम देखें कि बिटकॉइन इथेरियम आपका था जो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, बिटकॉइन इथेरियम यदि हम देखें तो वो भी आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा था। लेयर वन, लेयर वन मतलब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, कैंसस में ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो लेयर वन आपका जो कहलाता है वो सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता है। इथेरियम भी देखेंगे शुरुआत में प्रूफ ऑफ वर्क पे आया था, बाद में कन्वर्ट हो गया आपका प्रूफ ऑफ स्टेक पे। उसके बाद बात आती है आपकी लेयर टू की। तो लेयर टू में यदि आप यहाँ पे देखें, तो लेयर टू जो होती है वो लेयर वन के ऊपर बिल्ड किया जाता है। मतलब इसका मतलब गोल क्या होता है, स्केलेबिलिटी को बढ़ाना, ट्रांजिशन कॉस्ट को कम करना और इसकी स्पीड को इम्प्रूव करना, बिना लेयर वन की सिक्योरिटी या डिसेंट्रलाइजेशन को कंप्रोमाइज किए बिना। तो इसका मेन फीचर क्या होता है लेयर टू का, कि लेयर टू जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन को जल्दी प्रोसेस करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है आपकी, और साथ ही साथ में ये इसकी बाकी चीजों पे कंप्रोमाइज ना करते हुए, जैसे डिसेंट्रलाइज है, स्केलेबिलिटी है, उसको ध्यान रखते हुए उसकी स्केलेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। तो लेयर टू में जनरली आपको ये फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देन फिर यदि हम बात करते हैं लेयर थ्री की, तो लेयर थ्री आपकी बेसिकली क्या होती है, लेयर थ्री वो लेयर होती है जो यूजर फेसिंग एप्लीकेशन को हैंडल करती है। ये लेयर वन और लेयर टू के प्रोटोकॉल के ऊपर की लेयर होती है, और इन्हें यूज करके यूजर फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली जो ये जो लेयर थ्री
जो होती है एप्लीकेशन लेयर होती है। और इसका यूज जनरली हम यदि देखें तो जो यूज इसका होता है, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एक, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन टू इंटरफेस होता है, जहाँ पे आप देखेंगे ये, आप यहाँ पे कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन जो होते हैं आपके, वो इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है वो आपके रन होते हैं आपके लेयर 3 में। देन फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि किस टाइप की लेयर्स होती है, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो आप ब्रीफ यदि इनकी और ज्यादा जानकारी चाहेंगे तो आप चाहे तो यूट्यूब में भी इसकी अच्छी खासी स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और इसके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो जाएंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, आज हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होना है यदि हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी के केस में यदि हम देखेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, आपको आपको ट्रैकिंग, गुड्स की ट्रैकिंग करनी हो, उसके जो भी फ्रॉड्स है उसको रिड्यूस करना हो, तो वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे यदि यहाँ पे, तो आप अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट 10-20 साल बाद भी आपको आपको देखना है कि आपकी बॉडी में क्या डायग्नोसिस हुए हैं, तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डेटा स्टोर होगा, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। वोटिंग सिस्टम हो गया आपका, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, हर एक इंडस्ट्री में आप देखेंगे आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आपको यूज देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ओवरऑल यदि मैं आपको बात करूं कि आज मैंने आपको जो यहाँ पे बताया कि बेसिक टर्मिनोलॉजी होती क्या है, ब्लॉकचेन क्या होती है, इम्यूटेबल लेजर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, P2P नेटवर्क आपका क्या कहलाता है, ब्लॉकचेन ट्रेलिमा क्या होती है, तो और लेयर्स लेयर्स क्या होती है, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है ब्लॉकचेन में, आगे यूजेस उसका क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स उसके क्या हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक 40 से 50 मिनट के सेशन में बताने का उद्देश्य ये था आपको कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको एक गाइड किया, तरीका बताया है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप चाहें इनकी डीप स्टडी भी आप कर सकते हैं, और इनके बारे में और भी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं।